नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मराज लांबा और हम पढ़ रहे थे संविधान। दोस्तों, संविधान में हमने सबसे पहले उसका सामान्य परिचय देखा। हमने बात की संविधान क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और आखिर इस संविधान में क्या होता है जिसके कारण प्रत्येक देश की सरकार चलाई जाती है और उस सरकार के लिए आधारभूत कौन से वो नियम होने चाहिए जिनकी ज़रूरत पड़ती है और वही संविधान में पढ़े जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हमने संविधान का निर्माण एक टॉपिक पढ़ा था जिसके 3 वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, तो एक बार उनको ज़रूर देख लीजिए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बड़े ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। हर परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो वो उससे बाहर नहीं आएगा, इसलिए ज़रूर देखें। और यदि वो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, बिना समय खराब किए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। और आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो हालांकि जो फैक्चुअल ज़्यादा है, उसमें फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं सीधे सीधे, और वो है अपना संविधान के स्रोत। तो दोस्तों, पहले तो मैं इस टॉपिक के बारे में बता दूं कि ये टॉपिक है क्या। देखो दोस्तों, संविधान का निर्माण पढ़ा हमने, अभी आगे जब कंटिन्यू हम संविधान को पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि संविधान जब बन रहा था तो भारत की जो संविधान सभा थी, इस भारतीय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। जी हाँ दोस्तों, 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया संविधान सभा ने, सिर्फ ये चीज देखने के लिए कि आखिर हम भारत का सबसे बेस्ट संविधान कैसे बना पाए। संविधान सभा चाहती थी, ये संविधान सभा का ये मूलभूत उद्देश्य था कि हम बेस्ट से बेस्ट संविधान बनाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने अलग अलग देशों के संविधानों का विस्तृत अध्ययन किया और लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया दोस्तों। और इसी प्रकार से जिस देश के संविधान में कुछ अच्छा लगा उनको हमने अडॉप्ट किया। बहुत सी किताबों में और बहुत से आलोचनाकार जो हैं वो कई बार भारत के संविधान की इसलिए भी आलोचना करते हैं कि भारत का संविधान तो एक उधार का थैला है। वो इसलिए कह देते हैं कि वो कहते हैं कि दूसरे देशों से इसमें अलग अलग चीज़ें शामिल कर ली गई हैं, भारत वालों ने इसमें क्या जोड़ा है, क्या नया बनाया है। लेकिन दोस्तों, अगर हम अच्छी चीज़ें दूसरों से अडॉप्ट कर लें तो उसमें कोई बुराई नहीं होती है। बात यह है कि हमारे संविधान में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो जनता के अधिकारों की सुरक्षा करती हों और जनता को संरक्षण देती हों। तो दोस्तों, संविधान के स्रोतों में वही चीज़ें हैं कि हमने दूसरे देशों से क्या क्या भारत के संविधान में अडॉप्ट किया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं संविधान के स्रोतों में। देखो दोस्तों, सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो इंग्लैंड सरकार के द्वारा जब भारत का शासन अंग्रेज चला रहे थे उस समय 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था। दोस्तों, ये अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास का या संवैधानिक विकास का अंग्रेजों के शासन के दौरान पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। और वही एक बड़ा कारण था कि हमारे वर्तमान संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया है, इस अधिनियम से। इसी वजह से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान में सर्वाधिक स्रोत कहाँ से शामिल किए गए हैं। ऑप्शन दिए जाते हैं जैसे इंग्लैंड से, अमेरिका से, कनाडा से या 1935 के भारत शासन अधिनियम से। तो आंसर होगा दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम, यानी कि सबसे बड़ा स्रोत। भारत के संविधान में सबसे ज्यादा चीजें शामिल की गई हैं इसी अधिनियम से। दूसरा, लगभग संविधान का 2/3 भाग या 200 अनुच्छेद केवल यहाँ से लिए गए हैं दोस्तों। तो देख सकते हो आप 200, यानी कि संविधान में 395 अनुच्छेद थे, उसमें से लगभग 200 या उससे ज़्यादा जो अनुच्छेद हैं वो सीधे सीधे यहाँ से शामिल किए गए हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम से, यानी कि संविधान का लगभग 2/3 भाग यहाँ से अडॉप्ट किया गया है। फिर बात करें तो आपको पता होगा आर्टिकल 123 123 में राष्ट्रपति को एक स्पेशल पावर होती है अध्यादेश जारी करना, कि जब संसद का सत्र न चल रहा हो और देश में किसी अर्जेंट कानून की जरूरत पड़ जाती है, उस समय राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया है संविधान ने कि वो अध्यादेश जारी करके कोई अस्थायी कानून बना सकता है। ये पहले गवर्नर जनरल को दिया गया था और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी 1861 के अधिनियम में। लेकिन उसके बाद में 1935 के अधिनियम में इसका और ज़्यादा डिटेल्ड वर्णन किया गया और उसी 1935 के अधिनियम से भारत के संविधान में लिया गया अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दोस्तों, त्रिसूची व्यवस्था 7वीं अनुसूची पढ़ेंगे। अगला टॉपिक अपना अनुसूचियों का आएगा, उसमें 7वीं अनुसूची में पढ़ेंगे कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ है और ये शक्तियों का विभाजन किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में, और इसी को कहा जाता है त्रिसूची व्यवस्था। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये त्रिसूची व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है, 1935 के भारत शासन अधिनियम से। फिर आगे है संघीय न्यायालय, फेडरल न्यायालय, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी, जो 1935 के एक्ट में जिसका प्रोविजन था
बाद में जब देश आज़ाद होता है और जब भारत का संविधान लागू हो गया तो उसी संघीय न्यायालय को हमने सुप्रीम कोर्ट के रूप में अपना लिया था। तो संघीय न्यायालय भी लिया गया है 1935 के अधिनियम से। इसी में अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया था दोस्तों। उस समय भारत में 11 प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र, जिनको केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हो, इनको मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाए जाने का प्रावधान था। और इसी अखिल भारतीय संघ को भी बाद में भारत ने अडॉप्ट किया यहीं से। राज्यपाल की वीटो की शक्तियां, राज्यपाल जब कोई भी राज्य होता है तो राज्य की विधानसभा जब कोई विधेयक पारित करके भेजती है राज्यपाल को, तो राज्यपाल उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कुछ समय के लिए रोक सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो ये जो ऐसी शक्तियां हैं उसकी वीटो की शक्तियां, वो भी दोस्तों इसी अधिनियम से ली गई हैं। अगला है आपातकाल संबंधी प्रावधान। दोस्तों आपातकाल से संबंधित कुछ प्रावधान जर्मनी से भी लिए गए हैं। तो ध्यान रखना है आपको एक बात का कि आपातकाल की जो प्रक्रिया है वो ली गई है कहाँ से, 1935 के अधिनियम से। लेकिन एक फैक्ट का ध्यान रखना आपको जो इंपॉर्टेंट है कि आपातकाल जब लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, उस समय राष्ट्रपति को एक पावर दी गई है दोस्तों, आर्टिकल 359। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल 359 ये कहता है कि आपातकाल के समय आर्टिकल 20 यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 इन दोनों को छोड़कर बाकी किसी भी मूल अधिकार को राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकता है, यानी कि निलंबित कर सकता है। यह शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को आर्टिकल 359 में। तो यह शक्ति ये जनरेट कहां से हुई है? भारत के संविधान में यह प्रक्रिया कहां से ली है? जर्मनी से, कि आपातकाल के दौरान लोगों के मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। यह प्रावधान हमने कहां से लिया है दोस्तों? जर्मनी से। लेकिन आपातकाल के प्रोविजंस जो होते हैं, इसके प्रावधान, इसकी प्रक्रिया आदि कहां से ली है? 1935 के भारत शासन अधिनियम से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कनाडा के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने फेडरल सिस्टम यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरल अमेरिका में चलता है, यूनियन ऑफ स्टेट जो शब्द है और संघात्मक जो व्यवस्था है, इसका प्रावधान हमने लिया है दोस्तों कनाडा से। यहीं से लिया हमने केंद्र का राज्यों से शक्तिशाली होना, यानी कि भारत में राज्य कम शक्तिशाली होते हैं जबकि केंद्र अधिक शक्तिशाली हो। जैसे हम अमेरिका की बात करें दोस्तों, तो अमेरिका भी एक संघ है, बट वो यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है, वो फेडरल संघ है। फेडरल संघ का मतलब यह है कि अमेरिका में राज्यों के पास केंद्र से अधिक शक्तियां होती हैं, जबकि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत और कनाडा में केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है और राज्य कम शक्तिशाली होते हैं। फिर है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती है। दोस्तों ये प्रावधान भी हमने कनाडा से लिया है, यानी कि जो शक्तियों का विभाजन हुआ है त्रिसूची व्यवस्था में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनके अलावा यदि कोई शक्ति होती है उसे कहते हैं अवशिष्ट शक्ति। ऐसी अवशिष्ट शक्ति राज्य के पास न होकर किसके पास होगी? केंद्र के पास। यह प्रावधान भी लिया गया है कनाडा से। अगला है गवर्नर। प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक स्टेट में गवर्नर होता है, तो गवर्नर का पद भी कहां से लिया गया है दोस्तों? कनाडा से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंग्लैंड के संविधान से भारत के संविधान में क्या क्या अडॉप्ट किया गया है, यानी कि क्या क्या प्रावधान है जो इंग्लैंड के संविधान से हमने भारत के संविधान में स्वीकार किए हैं। तो उसमें सबसे पहला है दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब दोस्तों आपको पता है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, भारत में एक निर्वाचित सरकार होती है, बाकायदा जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वही देश का शासन चलाते हैं। तो ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये हमने कहाँ से ली है? इंग्लैंड से। अगला है द्विसदनात्मक व्यवस्था। दोस्तों भारत में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो 2 सदनों की जो प्रणाली है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है, ये भी कहां से स्वीकार की हमने? इंग्लैंड से। जैसे कुछ राज्यों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है दोस्तों, जैसे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश है। तो ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था है ये भी कहां से ली गई दोस्तों? इंग्लैंड से। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, या इसको इंग्लैंड में एक पोर्टफोलियो नाम से भी जाना जाता है। विभागीय व्यवस्था, विभागीय प्रणाली, यानी कि देश के शासन को चलाने के लिए अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग विभाग बनाए जाते हैं, जिनमें प्रत्येक में एक मंत्री होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होता है। ये प्रणाली भी ली है हमने इंग्लैंड से। अगला है दोस्तों एकल नागरिकता, यानी कि पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को यदि एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में प्रावधान है दोस्तों एकल नागरिकता का, यानी कि भारत में किसी स्टेट की सिटीजनशिप नहीं मिलती है, हमें पूरे भारत की सिटीजनशिप मिलती है, यानी कि नेशनलिटी हमारी इंडिया की मानी जाएगी, ना कि किसी स्टेट की। जैसे हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में एकल नागरिकता नहीं है, दोहरी नागरिकता है, यानी कि वहाँ स्टेट की नागरिकता अलग मिलती है और केंद्र की, सेंटर की नागरिकता अलग मिलती है, यानी कि पूरे यूएसए की अलग मिलती है। और यदि जैसे मान लीजिए वहाँ कोई व्यक्ति है बोस्टन से है, कैलिफोर्निया से है या न्यूयॉर्क स्टेट से है, तो उसे वहाँ की सिटीजनशिप अलग मिलेगी और पूरे केंद्र की यानी कि पूरे यूएसए की अलग से मिलती है, तो वो है दोहरी नागरिकता। बट भारत में इंग्लैंड की तरह एकल नागरिकता ली गई है।
फिर है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सब क्या होंगे, समान, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। ये प्रावधान भी हमने कहां से लिया है, इंग्लैंड से। हालांकि विधि का समान संरक्षण आर्टिकल 14 में, जो संविधान का आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 है, उसमें यह प्रावधान दिया गया है, यानी कि कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, सभी लोग विधि या कानून के सामने क्या होंगे, समान। ये भी हमने कहां से लिया है, इंग्लैंड से। अगला है सीएजी, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका पद भी दोस्तों हमने कहां से लिया है, इंग्लैंड से। और अगला है रिटे जारी करना, यानी कि जब न्यायालय जनहित में, या मान लीजिए आप न्यायालय में कोई भी, जैसे आपके मूल अधिकारों का हनन हो जाता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हो, ऐसी कंडीशन में न्यायालय जो आदेश जारी करता है उसे कहते हैं रिट। तो ये रिट जारी करने का प्रावधान है, ये कहां से लिया है हमने, इंग्लैंड से। अगला है नाममात्र का कार्यपालिका प्रमुख। दोस्तों नाममात्र का मतलब ये है कि भारत में कार्यपालिका के दो प्रकार के प्रमुख होते हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, एक तो रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट, और एक होता है फॉर्मल हेड ऑफ गवर्नमेंट। रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब वास्तविक प्रमुख कौन होता है सरकार का, वो होता है प्रधानमंत्री। क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 74 आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यानी कि राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह से करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। यानी कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बगैर कोई कार्य नहीं करता है। और 74 कहता है कि मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि एक तरह से राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर। इसलिए वास्तविक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं प्रधानमंत्री को, जबकि राष्ट्रपति एक रबड़ की मोहर बन के रह जाता है, यानी कि वो अपने सभी प्रकार के कार्य करने के लिए किस पे डिपेंडेंट है, प्राइम मिनिस्टर या मंत्री परिषद पे। इसलिए वो नाममात्र का कार्यपालिका प्रमुख है। इंग्लैंड में महारानी का पद वैसे ही है जैसे भारत में राष्ट्रपति का है, बस फर्क इतना सा है, महारानी निर्वाचित नहीं होती है, वंशानुगत होता है वो पद, बट जबकि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। लेकिन शक्तियों की बात करें तो वहां भी महारानी का पद सबसे बड़ा होता है, और वो भी नाममात्र की कार्यपालिका प्रमुख होती है। वहां भी वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो ये जो प्रावधान है दोस्तों, ये लिए गए हैं इंग्लैंड के संविधान से। सीधा सीधा पूछा जाता है, जैसे पूछ लेंगे परीक्षा में कि सीएजी का पद कहां से लिया गया है, ऑप्शन होंगे इंग्लैंड, अमेरिका, स्पेन, जापान। तो कहां से लिया गया दोस्तों, इंग्लैंड से। जर्मनी की बात हम कर चुके हैं कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का क्या हो जाएगा, निलंबन हो जाएगा, और कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो दोस्तों आगे अब बात करते हैं हम अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। तो देखो दोस्तों, अमेरिका के संविधान से सबसे इंपॉर्टेंट मूल अधिकार, जी हाँ दोस्तों, संविधान के जो भाग 3 पार्ट 3 में मूल अधिकारों का जो प्रावधान है वो कहां से लिए हमने, अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद भी दोस्तों कहां से लिया गया है, अमेरिका से। और अगला है महाभियोग की प्रक्रिया। दोस्तों भारत में राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है वो है महाभियोग प्रक्रिया। हालांकि राष्ट्रपति और न्यायाधीशों के खिलाफ जो महाभियोग लाया जाता है संसद में, उसकी थोड़ी बहुत प्रक्रिया अलग होती है, लेकिन ये महाभियोग जो लिया कहाँ से गया इनको हटाने के लिए, वो लिया गया है दोस्तों अमेरिका से। अगला है शक्तिशाली न्यायपालिका, यानी कि भारत में न्यायपालिका काफी शक्तिशाली होती है, और शक्तिशाली न्यायपालिका का प्रावधान लिया है कहाँ से दोस्तों, अमेरिका से। अगला है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन भी एक तरह से शक्तिशाली न्यायपालिका से संबंधित है कि न्यायालय संसद द्वारा बनाई गई किसी भी कानून आदि की जांच करता है, और जांच करने के बाद में यदि वो लगता है उसे कि ये जनता के हितों को सुरक्षित नहीं रख पा रहा है या जनता के हितों के विरुद्ध है, तो न्यायालय को शक्ति है कि वो उसे अवैध भी घोषित कर सकता है। अगला है दोस्तों विधि का समान संरक्षण। अभी बात की थी हमने थोड़ी देर पहले इंग्लैंड के संविधान से विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 में दोनों का प्रावधान है दोस्तों, विधि के समक्ष समानता ली है इंग्लैंड के संविधान से, और विधि का समान संरक्षण लिया गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से। अगला है दोस्तों प्रस्तावना के शुरुआती शब्द। प्रस्तावना के, जैसे हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले जो शब्द आते हैं वो है दोस्तों हम भारत के लोग। इसी प्रकार से हम यदि अमेरिका की प्रस्तावना देखें तो हम अमेरिका के लोग। तो इस प्रकार से जो ये सेम प्रस्तावना के शुरुआती शब्द हैं ये हमने कहां से कॉपी किए हैं, अमेरिका से। अगला है दोस्तों आयरलैंड। आयरलैंड से ये तो सबसे फेमस प्रश्न रहा आज तक, बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया गया है कि नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में कहां से लिए गए हैं दोस्तों, आयरलैंड से। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया बाकी जो निर्वाचन होते हैं भारत में, जैसे लोकसभा के हो गए, विधानसभा के हो गए, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच,
उनके अलग होते हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया दोस्तों हम आर्टिकल 55 अनुच्छेद 55 में पढ़ेंगे इसके बारे में कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और उसकी जो प्रक्रिया है वो कहाँ से ली है, आयरलैंड से। अगला है राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करना, यानी कि दोस्तों कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड से। अगला है दोस्तों जापान से। जापान से जो लिया गया है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कि भारत में जो भी कार्य किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। अगला है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से संसद का संयुक्त अधिवेशन। दोस्तों संसद का संयुक्त अधिवेशन हम पढ़ेंगे आर्टिकल 108 108 में कि जब संसद के दोनों सदनों में किसी भी विधेयक को लेकर यदि कोई विवाद हो जाता है तो राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि वो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। हालांकि आर्टिकल 118 118 ये कहता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा लोकसभा स्पीकर। वो चर्चा हम करेंगे डिटेल में जब संसद पढ़ेंगे। अगला है दोस्तों समवर्ती सूची। जो त्रिसूची व्यवस्था में 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कोई भी कानून या कोई भी अधिनियम बनाने का पावर या शक्ति मिली हुई है, ये समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। अगला है दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य व्यापार वाणिज्य, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य जो व्यापार वाणिज्य होता है उसकी प्रक्रिया हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। और प्रस्तावना की भाषा या प्रारूप, प्रस्तावना की भाषा, किस प्रकार से प्रस्तावना का जो प्रारूप तैयार किया गया है वो किससे इंस्पायर्ड है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों। अगला है दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत बार पूछा जाता है संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में जो संविधान में संशोधन, अब तक संविधान में 103 संशोधन हो चुके हैं दोस्तों। लास्ट 103 जो अभी जनरल कैटेगरी को, जो इकोनॉमिक रूप से बैकवर्ड लोग हैं जनरल कैटेगरी के, उनको 10% रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में, तो उसके लिए 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। तो इस प्रकार से जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है ये हमने ली है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला है दक्षिण अफ्रीका के संविधान में राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है और जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता दोस्तों। लोकसभा वाले जो सदस्य होते हैं उनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि राज्यसभा वालों का अप्रत्यक्ष होता है। तो ये प्रक्रिया भी कहां से ली है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से। अगला है दोस्तों फ्रांस के संविधान से। दोस्तों फ्रांस के संविधान में से सबसे पहले हमने लिया है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। जी हां दोस्तों, गणतंत्र, भारत एक गणतंत्र दिवस है, सॉरी गणतंत्र देश है, दिवस नहीं। गणतंत्र दिवस मनाते हैं हम 26 जनवरी 1950 को, यानी कि भारत गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन हमने हमारा संविधान जो अडॉप्ट किया था इसी कारण से। लेकिन दोस्तों गणतंत्र का मतलब क्या होता है? जैसे हम इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड आज भी एक गणतंत्र देश नहीं है, हालांकि उसका संविधान है, फिर भी वो गणतंत्र नहीं है। दोस्तों गणतंत्र देश होने के लिए एक क्राइटेरिया होता है, एक आप कह सकते हो गणतंत्र देश होने के लिए एक जो निर्धारित मापदंड होता है ये होता है कि जैसे भारत में सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति का और भारत का शासनाध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो जिस देश का शासनाध्यक्ष दोस्तों निर्वाचित होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जिस देश का शासनाध्यक्ष निर्वाचित होता है वो गणराज्य होता है, जबकि जिस देश का शासनाध्यक्ष निर्वाचित न होकर वंशानुगत होता है वो गणराज्य नहीं होता है, भले ही लोकतंत्र हो सकता है। जैसे इंग्लैंड बेस्ट एग्जांपल है इसका। इंग्लैंड की महारानी कभी भी निर्वाचित नहीं होती है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होती है। इसका मतलब इंग्लैंड गणराज्य नहीं है, जबकि भारत में राष्ट्रपति कभी वंशानुगत नहीं होता है, बाकायदा वो इलेक्टेड होता है। इसी वजह से भारत क्या है, एक गणराज्य। दोस्तों प्रस्तावना में 3 शब्द हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये तीनों शब्द भी कहां से लिए गए दोस्तों, फ्रांस से लिए गए हैं। प्रस्तावना में तीनों शब्द हैं। अगला है दोस्तों रूस से। रूस से एक तो अपने जो जनता के मूल कर्तव्य हैं जिनको संविधान में, मूल संविधान में नहीं थे, इनको दोस्तों संविधान में बाद में जोड़ा गया था। 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये हुआ था 1976 में। इसके द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे, हालांकि अभी 11 है। 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। तो ये मूल कर्तव्य और जो न्याय, ये दोनों कहां से लिए गए दोस्तों, रूस से। तो दोस्तों ये थे संविधान के स्रोत जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। फैक्ट इसमें ज्यादा है जो आपको याद रखना है। इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप, ताकि इसको याद रख सकें। तो ये संविधान के स्रोत हो गए। अब इसके बाद में हम आगे
टॉपिक टू टॉपिक संविधान को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। रेगुलर क्लासें मिलेंगे संविधान की, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में टॉपिक ले लेंगे, कंप्लीट संविधान पढ़ाया जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, यदि आपने संविधान की पूरी क्लासें ले लोगे तो कभी भी आपको किसी भी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक एक टॉपिक को हम बिल्कुल खोलकर समझेंगे। और किसी भी, उम्मीद करता हूं, वैसे तो मैं कोई भगवान नहीं हूं कि 100% ही यहां से मिल जाए, लेकिन 99% जो प्रश्नों के जवाब हैं वो आपको यहीं इन वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें दोस्तों, इसको फैला दीजिए चारों तरफ ताकि आपके दोस्तों को इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में।